आज हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा mRNA से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और इस प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड की जो लैंग्वेज है जो कि mRNA के फॉर्म में प्रेजेंट है उसका ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन्स की लैंग्वेज में। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसके दौरान पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके टर्मिनल अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और जो हमारा नया इनकमिंग अमाइनो एसिड है उसके फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है, जिसके के कारण जो हमारा नया अमाइनो एसिड है वो हमारी जो इलोंगेटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें ज्वाइन हो जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है उसमें न्यू इनकमिंग अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है वो एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ प्रोसीड करती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ हमारा एन टर्मिनस है और यहाँ सी टर्मिनस है। अब जब नया अमाइनो एसिड यहाँ ज्वाइन होगा तो वो सी टर्मिनस पे ज्वाइन होगा। तो हमारी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस होती है और जो हमारे राइबोसोम्स mRNA में कोडॉन्स को रीड करते हैं वो रीड करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसके बाद हम समझेंगे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ट्रांसलेशन का रिक्वायरमेंट्स और मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो इसमें रिक्वायरमेंट है mRNA की, जो कि DNA की इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अपने अंदर कॉपी करता है mRNA और फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कोडॉन्स के रूप में प्रेजेंट करता है। यहाँ जो mRNA में कोडॉन्स प्रेजेंट हैं वो 3 बेसिस का एक कोडॉन होता है और एक कोडॉन हमेशा एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। प्रोकैरियोट्स के केस में mRNAs जो होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, यानी एक mRNA एक से ज़्यादा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस कर सकता है। तो क्योंकि वो पॉलीसिस्टोनिक हैं इसलिए प्रोकैरियोट्स के केस में mRNA में मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं और इन मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स को कहते हैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस। और क्योंकि मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं इसलिए डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोकैरियोटिक mRNA है जहाँ प्रोटीन ए और प्रोटीन बी की सिंथेसिस हो रही है। इसके बाद आता है ORF। कोई भी जो सीक्वेंस है बेसिस का अगर वो एक पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करता है और इस पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करने के बीच में कहीं पे भी स्टॉप कोडॉन नहीं आए जिसके के कारण ट्रांसलेशन जो है वो इंटरप्ट हो जाए, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो है वो बीच में कहीं टर्मिनेट ना हो, ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम। और इस रीडिंग फ्रेम को रीड किया जाता है 3 बेसिस के कोडॉन्स के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट आती है रिक्वायरमेंट tRNA की, जो कि की है टू ट्रांसलेट कोड वर्ड्स इन mRNA। प्रोकैरियोट्स में 30 से 45 डिफरेंट tRNA प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक tRNA होता है। इसके बाद हम समझेंगे आइसो एक्सेप्टिंग tRNAs। वो tRNAs हैं जो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो तो 20 हैं और जो हमारे tRNAs हैं वो 30 से 45 हैं, तो एक से ज़्यादा tRNAs जो हैं वो कैरी कर सकते हैं एक ही अमाइनो एसिड्स को। तो अगर एक ही अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा tRNA कैरी करेंगे तो उनको हम कहेंगे आइसो एक्सेप्टिंग tRNAs। और इनको हम जैसे जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके साथ 1 और 2 तरह से डिनोट करके समझते हैं। इसके बाद आता है हमारा rRNA। ये वो जो rRNA है ये प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है और ये राइबोसोम्स mRNA के साथ साथ mRNA में आगे बढ़ते हुए फिजिकली मूव करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में और ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमाइनो एसिड्स की को असेंबल करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म प्रोटीन चेन्स। इसके अलावा rRNA tRNA को भी बाइंड करता है और एसेसरी मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड करता है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स को प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं जो कि rRNA और R प्रोटीन्स से मिलके बने होते हैं। ये एक स्मॉल माइग्रेटिंग फैक्ट्री की तरह होते हैं। हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स।
प्रोकैरियोट्स के केस में 50th सब यूनिट जो है वो लार्ज सब यूनिट है और 30th सब यूनिट वो स्मॉल सब यूनिट है। 30th सब यूनिट में 16s rRNA और 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और 50th सब यूनिट में 23s rRNA, 5s rRNA और 31 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम्स में 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, पी साइट, ए साइट और ई साइट। यहाँ पे ए साइट जो है वो जब हमारी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती है इलोंगेशन के फेज़ में, ट्रांसलेशन के इलोंगेशन के फेज़ में, जो हमारा नया इनकमिंग अमाइनो एसाइल टीआरएनए होता है उसको ए साइट होल्ड करके रखती है। इसके बाद आती है पी साइट। यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो पेप्टाइडल टीआरएनए है वो आकर के होल्ड होता है, जहाँ पे कि ये जो हमारा फर्स्ट टीआरएनए है, इनिशिएटिंग टीआरएनए है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो है ए साइट पे प्रेजेंट है उसके साथ। इसके बाद ये जब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा पी साइट है और ये ए साइट है। यहाँ पे हमारा टीआरएनए जो है वो A1 अमाइनो एसिड को लेके होल्ड किया है, इनिशिएटिंग टीआरएनए, और यहाँ पे हमारा A2 अमाइनो एसिड को T2 जो हमारा टीआरएनए उसने होल्ड किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ए साइट से अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट से शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड टीआरएनए पी साइट पे, और जो हमारा फर्स्ट टीआरएनए था वो ई साइट पे आ जाएगा। ई साइट है डीएसाइलेटेड टीआरएनए की साइट। इसमें जो टीआरएनए हो वो जो अमाइनो एसिड है उस पर कुछ भी नहीं होता और इसको हम एग्जिट साइट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड ने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया होता है। इसके बाद हमारा आता है सबसे पहला स्टेप बिफोर इनिशिएशन या बिफोर ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिन। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अटैचमेंट टू टीआरएनए। सबसे पहले समझेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जिनको हम कहते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज यानी फिर AARS, उनके द्वारा किया जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो हमारी एंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की ATP से रिएक्शन होती है, जिसमें ये जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड और AMP के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट डाइफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है। ये जो हमारी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस हैं ये स्पेसिफिक होती हैं, केवल एक प्रकार की अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक ही अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकती है और साथ ही साथ वो किसी एक ही टीआरएनए को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। यानी जो हमारी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज हैं वो स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड के लिए भी और टीआरएनए के लिए भी। जब ये हमारा अमाइनो एसिड AMP और ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। इस स्टेप में क्योंकि जो हमारी एंजाइम है वो स्पेसिफिक है एक अमाइनो एसिड के लिए और एक टीआरएनए के लिए, तो ये एंजाइम की मदद से टीआरएनए में इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में AMP रिलीज़ होता है और एंजाइम भी रिलीज़ हो जाती है और एक हाई एनर्जी बॉन्ड बन जाता है अमाइनो एसिड और टीआरएनए के बीच में। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उसका जो हमारा कार्बोक्सी टर्मिनल है वो जो हमारे जो टीआरएनए है उसमें जो हमारा एडेनोसिन जो लास्ट रेजिड्यू होता है, एडेनोसिन जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 2 प्राइम या 3 प्राइम जो शुगर मॉइटी है उसके 2 प्राइम या 3 प्राइम कार्बन से जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है अमाइनो एसिड का वो बॉन्ड फॉर्म करता है। ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा टीआरएनए है और यहाँ पे एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड है। इसके सेकंड या थर्ड हाइड्रोक्सी यहाँ पे जो हमारे कार्बन है वहाँ पे अमाइनो एसिड जाके अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। और जब ये हमारा अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र हो जाता है टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर, तो हम इस टीआरएनए को कहते हैं असाइलेटेड टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए, क्योंकि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज प्रेजेंट होती है और यही अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है डिफरेंट एंटीकोडॉन लूप में डिफरेंट अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए ये जो हमारी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है ना ये स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड के लिए भी और टीआरएनए के लिए भी।
अब इसके बाद हम समझेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो उसमें 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। आज के वीडियो में हम सिर्फ इनिशिएशन के स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन के स्टेप में सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनिल टीआरएनए। इस प्रोसेस में जो हमारा मिथ्योनिल टीआरएनए है वो जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है अमाइनो एसिड से, मिथ्योनिन से, वो फॉर्मेलेबल भी है। वो क्या करता है, फॉर्मेट सोर्स की प्रेजेंस में, जो कि हमारा फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की मदद से फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो हमारा चार्ज मिथ्योनिन टीआरएनए है उसको फॉर्माइलेबल होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे जो सेल है उसमें मिथ्योनिन टीआरएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि नॉन फॉर्माइलेबल भी होता है, लेकिन केवल फॉर्माइलेबल मिथ्योनिल टीआरएनए फॉर्मेट की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम्स की मदद से फॉर्माइल मिथ्योनिल टीआरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा फॉर्माइल ग्रुप ऐड हुआ है और ये हमारा मिथ्योनिन है, तो ये फॉर्माइल मिथ्योनिन और यहाँ से ये टीआरएनए में अटैच हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में है हमारा जनरेशन ऑफ 30S सब यूनिट और बाइंडिंग ऑफ IF3, IF2, IF1। इसको हम समझेंगे, जो कि हमारा जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो राइबोसोम्स जो हैं वो 70S के पार्टिकल्स के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। अब इन 70S पार्टिकल्स को ब्रेक करना के बाद हमें 30S और 50S के फॉर्म में ये चाहिए। तो क्या होता है, जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 3 है ये जाकर के 70S जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग यानी डिसोसिएट करता है 2 सब यूनिट्स में, 50S और 30S। इसके बाद ये 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स यानी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ बाइंड करता है और उसको स्टेबलाइज करता है और mRNA से बाइंड करने के लिए रेडी करता है। इसके बाद IF2 यानी इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 1 भी 30S सब यूनिट से बाइंड हो जाते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है राइबोसोम mRNA इंटरेक्शन। इस प्रोसेस में जो हमारा राइबोसोम है 30S सब यूनिट, उसकी बाइंडिंग साइट्स जो हैं उसमें सबसे पहला है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस mRNA में और दूसरा है इनिशिएशन कोडॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा mRNA है जिसका इनिशिएशन कोडॉन यहाँ से स्टार्ट है और इस इनिशिएशन कोडॉन के 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम से हमारा स्टार्ट होकर के 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम तक जाता है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस से लेके इनिशिएशन कोडॉन तक जो हमारा रीजन है उसको कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसके अलावा काफ़ी बड़ी होती है, -30 यानी 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम से लेकर के इनिशिएशन कोडॉन के काफ़ी आगे तक हमारा आता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन यानी TIR। अब ये जो हमारा शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है ये बेसिकली है हमारा AGGU। ये सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ और ये रीजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 16S rRNA में। जो हमारा राइबोसोम की 30S सब यूनिट है जिसमें 16S rRNA प्रेजेंट है उसके 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जिसके के कारण जो हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है यानी 30S यूनिट ये बाइंड हो जाती है mRNA से। जो हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो एक पार्ट है ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट का, ये हम समझ चुके हैं। और ये जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन है ये हेल्प करता है mRNA की बाइंडिंग में राइबोसोम के साथ। और दूसरा ये जो हमारा फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिल टीआरएनए है उसको भी ये एक्सेप्ट करता है इनिशिएटिंग कोडॉन की पोजीशन पे, जो हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन है वो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम टीआरएनए इंटरेक्शन। अभी तो हमारा राइबोसोम का mRNA से बाइंडिंग हुई, इसके बाद राइबोसोम की टीआरएनए से कैसे बाइंडिंग होती है। सबसे पहले तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो कि अभी हमारा 30S सब यूनिट से बाइंड हुआ है राइबोसोम की, वो फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिल टीआरएनए के साथ एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके के कारण ये जो हमारा मिथ्योनिल टीआरएनए है फॉर्मेलेटेड ये 30S mRNA कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाता है। और जब ये एंटर कर जाता है तो ये प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये प्री टर्नरी कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट के बाद 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
अब ये जो हमारा फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिल टीआरएनए जिसको हम इनिशिएटिंग टीआरएनए कहते हैं, ये कैसे बाइंड करता है? जो हमारा 16S rRNA है उसमें कुछ बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि जो हमारा टीआरएनए है उसके एंटीकोडॉन स्टेम लूप को पी साइट पे बाइंड कर देते हैं, राइबोसोम 30S राइबोसोम की पी साइट पे बाइंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा टीआरएनए इनिशिएटिंग टीआरएनए है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की 23S rRNA यूनिट के साथ भी इंटरैक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी हमारी 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद या तो ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा या फिर ये 50S राइबोसोम सब की लार्जर सब यूनिट के साथ बाइंड करके 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जो हमारा 30S और 50S का जो एसोसिएशन है उसको पक्का यानी इरिवर्सिबल करने के लिए जो हमारे IF1 और IF3 फैक्टर्स हैं ये इनमें से रिमूव हो जाते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 और फैक्टर 3 यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स से रिमूव हो जाता है और 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब हमारा 30S और 50S का एसोसिएशन होता है तो फॉर्माइल मिथ्योनिल टीआरएनए जो है जो कि IF2 से एसोसिएटेड है, वो जो हमारा लार्जर राइबोसोम सब यूनिट अटैच हुआ है वहाँ पे भी जो हमारा टोटल राइबोसोम है उसकी पी साइट पे जा कर के हेल्ड हो जाता है, जहाँ पे ये जो हमारी ए साइट है वहाँ पे आने वाले जो हमारे टीआरएनए हैं, चार्ज टीआरएनए हैं, उनके अमाइनो एसिड्स के साथ, ताकि ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बना सके। इसलिए जो हमारा इनिशिएटिंग टीआरएनए है वो पी साइट पे जाके लोकेट हो जाता है। जब इनिशिएटिंग टीआरएनए 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के पी साइट यानी पेप्टाइडल साइट पे होल्ड हो जाता है, तब IF2 जो है वो GTP की हाइड्रोलिसिस करता है और रिमूव हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स से और 70S राइबोसोम जनरेट हो जाता है। तो ये था हमारा इनिशिएशन प्रोसेस, जिसके बाद कि हमारा फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो कि इलॉन्गेशन का पार्ट है। इसके बाद हम ये समझेंगे जो हमारा इनिशिएटिंग टीआरएनए जिसके हम फॉर्माइल मिथ्योनेटेड टीआरएनए जिसको हम बता रहे हैं उसको वो उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उसके 5 प्राइम एंड के C1 और 3 प्राइम एंड के A72 के बीच में कोई भी बेस पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि वो फॉर्माइलेशन कर सके और IF2 से इंटरैक्ट करना है, क्योंकि हमारे इनिशिएटिंग टीआरएनए को इसलिए 5 प्राइम एंड के C1 और A72 में कोई बेस पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा 3 प्राइम एंड पे कंजर्व्ड CCA सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि वो 23S rRNA जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की उसकी पी साइट से इंटरैक्ट कर सके। तीसरा, उसमें जो हमारा एंटीकोडॉन लूप है उसके ऊपर की साइड में 3 GC बेस पेयर्स होने चाहिए, ताकि ये जो हमारा टीआरएनए है ये पी साइट पे राइबोसोम की एंटर कर सके। इसके अलावा जो हमारा इनिशिएटिंग टीआरएनए है हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो हमेशा रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन्स को AUG या फिर GUG। अगर मोस्टली तो वो AUG कोडॉन को ही रिकॉग्नाइज करता है। अगर AUG प्रेजेंट नहीं है तो कुछ रेयर केसेस में वो GUG या UUG कोडॉन को भी रिकॉग्नाइज करता है, जो कि कोड करता है। AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। और दूसरा जो हमारा इनिशिएटिंग कोडॉन टीआरएनए है वो हमेशा मस्ट बी फॉर्माइलेटेड। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के पार्ट 1 का, जिसमें हमने इनिशिएशन के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स में इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।